हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शाज़ बायोलॉजी। आज हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, क्लास 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा अपना कंप्लीट किया और आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। चलिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है पहले उसके बारे में जानते हैं। देखिए, आप एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और आपको नहीं समझ में आता तो बहुत सिंपल है। कैसे? आप बस इतना समझ के रखिए कि जिस तरह से मेल की बॉडी के अंदर मेल गैमेट बनता है उसी तरह फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट बनता है। ठीक है, मगर फीमेल गैमेट के बनने का जो प्रोसीजर है वो पूरा टोटल 28 डेज़ का है। यानी जो आपका एग बनता है, जो ओवम बनता है बेसिकली, वो पूरा आपका क्या करता है, वो पूरा 28 डेज़ लेता है। ठीक, फीमेल गैमेट एज़ कंपेयर मेल गैमेट की उसका प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और वो काफ़ी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको oogenesis पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि बहुत सारे फॉलिकल्स लेके क्या होता है, फीमेल जो होती है वो एग को लेके क्या करती है, वो जन्म लेती है और उसके बाद क्या करती है, उसके बाद वो फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। इतने 12 साल तक का वेट करते हैं, मतलब इतने ईयर्स वेट करने के बाद वो फॉलिकल्स पुबर्टी के टाइम पे मैच्योर होते हैं। ठीक है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का तब स्टार्ट होगी जब वो पुबर्टी का पीरियड अटेंड कर लेगी। चलिए, तो मेंस्ट्रुएशन होती किस किस में? सबसे पहले तो ह्यूमंस में होती है, फीमेल में, एप्स एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ में होती है। ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ में भी होती है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है वाइट की वजह से वो रह गया। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन होता क्या है? तो मेंस्ट्रुएशन एक यूट्रस से, जो आपका फीमेल का यूट्रस होता है उसके अंदर क्या होता है, उसमें ब्लीडिंग होती है। बेसिकली देखिए क्या है, सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे तो सिंपल लैंग्वेज में पहले समझते हैं। हर मंथ ओवरी एक एग रिलीज करती है। वो एग रिलीज होने से पहले होता है तो उससे पहले यूट्रस क्या करता है, उस एग को वो ये सोचता है कि अगर स्पर्म आया और फर्टिलाइजेशन हुई तो वो जायगोट बनेगा, और जब जायगोट बनेगा तो जायगोट कहाँ आके इम्प्लांट होगा? यूट्रस में। क्यों? क्योंकि यूट्रस ही तो वो जगह है जहाँ पे वो जायगोट पूरा 9 मंथ के पीरियड में पूरा एक एम्ब्रियो और फिर वो बेबी की फॉर्म में बनेगा ना, तो वो वहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जायगोट आगे डिवाइड होके वो आके इम्प्लांट हो जाएगा वहाँ पे। तो हर मंथ अब फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए यूट्रस को तो नहीं बताना कि कौन मैरिड और कौन अनमैरिड है। तो बेसिकली क्या होगा, हर मंथ यूट्रस की जो वॉल होती है, जो लेयर होती है, जो यूट्रस की वॉल लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, वो वॉल क्या करती है, वो उसको बनाया जाता है प्रॉपर, और बनाने के बाद क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा और जायगोट आगे आके ब्लास्टोसिस की कंडीशन में पहुंच के वहाँ पे इम्प्लांट होगा तो वो उस यूट्रस की जो वॉल है ना, एंडोमेट्रियम, उसी में ही अटैच होगा। आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए, भी उसी में जाके अटैच होगा। ठीक है, तो जब वो अटैच होगा वहाँ पे तो फिर वो वहाँ पे अटैच होने के बाद वो और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, फिर वो एक पूरा मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्म ले लेगा, बेबी का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, तो हर मंथ ये चीज़ पहले से ही कंप्लीट की जाती है कि जो फर्टिलाइजेशन स्पर्म आएगा या नहीं आएगा उससे लेना देना नहीं है। मतलब कहानी का इतना है कि हर बार ओवरी के गैमेट रिलीज होने से पहले पहले एंडोमेट्रियम की क्या करी जाती है, लेयर को बना लिया जाता है। ठीक, अब गैमेट रिलीज हो गया, गैमेट फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, फेलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ गया, यूटर। अगर मतलब फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है तो मेल का गैमेट उसकी बॉडी के अंदर पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तो वो कहाँ जाके उसको फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, वो होगी जाके फेलोपियन ट्यूब में। जब वहाँ जाके वो फर्टिलाइजेशन करेगा तो फर्टिलाइजेशन करने के जस्ट बाद क्या होगा, वापस वो कहाँ पर आके पहुंचेगा, यूट्रस में, और उस वॉल लेयर के अंदर वो अटैच हो जाएगा। तो ये है सिंपल कहानी। मगर देखिए, अब जब फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रही है तो उस गैमिट का रख के क्या करेंगे? उस गैमिट का तो कोई काम नहीं है, और जो वॉल लेयर बनाई थी यूट्रस की उस गैमिट को अटैच कराने के लिए, जायगोट को अटैच कराने के लिए, तो उस लेयर का भी कोई काम नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, हर मंथ फीमेल की बॉडी के अंदर से, फीमेल की बॉडी में से वो एग प्लस जो वॉल लेयर पूरी बनी है, क्योंकि देखिए वो वॉल लेयर है तो जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी, और जब ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी, रिलीज होंगी, तो वो उसकी वजह से क्या होगा, वो ब्लड भी आएगा। तो बेसिकली क्या है कि जो गैमेट है और प्लस आपका
ये यूट्रस की जो वॉल लेयर है, ये सब क्या होता है, फीमेल की बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है हर मंथ। ठीक, इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मान लीजिए इन कंडीशन अगर जायगोट मतलब मेल गैमेट पहुंच गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये सारी वॉल लेयर वगैरह जो भी प्रोसेस है वो वहीं का वहीं रुकेगा और उसमें कोई ऐसा कुछ एंडोमेट्रियम बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगी और वो वहीं पर क्या होगा, पूरा 9 मंथ के टाइम पीरियड तक मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। अभी तो हमने जो समझा वो सिंपल एक लैंग्वेज में समझा। Menstruation is bleeding from the uterus of an adult female at interval of 1 lunar month. 1 lunar month मतलब 28 डेज की साइकिल होती है। ठीक है, और यूट्रस से जो ब्लीडिंग होती है फीमेल की, एक इंटरवल ऑफ टाइम वो 28 से 29 डेज होता है। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्ज। देखिए, जब कोई फीमेल पुबर्टी अटेंड करती है और फर्स्ट टाइम जब वो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी स्टार्ट होती है, यानी फर्स्ट मेंसेस होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनार्ज। ओके, याद रखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन में पूछ लेगा। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशंस वेराइज, इट इज यूजली ऑकर बिटवीन 12 to 15 ईयर्स। देखिए 12 से 15 ईयर्स के बीच के अंदर फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ एक्टिव हो जाती है, यानी वो पुबर्टी अटेंड कर लेती है। अब ये टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा असर होता है। जो इलाके गर्म हैं वहाँ की जो फीमेल्स होती हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब उनमें वो पुबर्टी जल्दी अटेंड करती हैं, और जहाँ वहाँ के बच्चे हमेशा पुबर्टी ज़्यादा जल्दी अटेंड करते हैं, कम एज में अटेंड करते हैं। और जो एरिया ठंडा है वहाँ के जो मतलब चिल्ड्रंस होंगे वो पुबर्टी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें पुबर्टी का क्या होगा, टाइम लगेगा, यानी वो उनकी जो पुबर्टी का टाइम पीरियड होगा वो ज़्यादा होगा। तो ऑन एन एवरेज मानते हैं 12 to 15 ईयर्स। द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी ये जो साइकिल इवेंट है, क्योंकि हर मंथ हो रहा है तो साइक्लिकल ही, ठीक है, इसलिए इसका नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल है। और ये एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक होने को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज डेज एंड एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 20 to 29 डेज, जैसा मैंने आपको बताया। वन ओवम इज रिलीज्ड ओवल्यूशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच के डेज में एक ओवम रिलीज होता है। ठीक है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय सर्टेन हार्मोन्स। इनमें बहुत सारे हार्मोन्स काम करते हैं, स्पेशली ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स जो होते हैं उनकी वजह से हाइपोथैलेमस में भी इसमें वर्क करता है बेसिकली। हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द ओवरीज। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो ओवरी के ऊपर काम करते हैं। एंड द हार्मोन सिक्रीटेड बाय ओवरीज अफेक्ट द वॉल ऑफ द यूट्रस। और जो ओवरी के हार्मोन्स होते हैं वो यूट्रस की वॉल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट करता है 4 फेजेस को। 4 फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला मेंस्ट्रुअल फेज। इन अ 28 days menstrual cycle, the menses takes place on a cycle days 3 to 5। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लड आने वाला फेज़ है वो फेज़ आपका कितना होता है, 3 to 5 डेज होता है। यानी 3 to 5 डेज में आपकी एंडोमेट्रियम भी ब्रेक हो गई होगी और आपका जो गैमेट बना है वो भी, एग भी बाहर आ गया होगा। तो बेसिकली तो 3 to 5 डेज हर फीमेल का क्या होगा, अलग अलग होगा, किसी का 3 डेज किसी का 5 डेज। तो जो ब्लीडिंग होगी वो बेसिकली 3 to 5 डेज के इंटरवल में होती है। इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। द प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिड्यूस्ड। अब LH क्या होता है? LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिजाइंग हार्मोन, और ये प्रोडक्शन करता है किसका? प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वहाँ से LH रिलीज होता है एंटीरियर लोब से, क्योंकि पिट्यूटरी में 2 इंटीरियर और एक्सटीरियर, नहीं एंटीरियर। ठीक है, द विड्रॉल ऑफ द हॉर्मोन्स कॉजेज डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटम एंड देयरफॉर प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। जब क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटम बनता है, यानी बेसिकली देखिए ओवरी के अंदर जो एग बन रहा है वो एक थैली में बनता है। ठीक है, किस में बनता है? एक थैली में बनता है, जिसे हम फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल का मतलब ही थैली होता है। तो जब ओवरी के अंदर गैमेट बनता है तो वो क्या करता है, एक लेयर के अंदर बंद होता है जिसे फॉलिकल कहते हैं, और एक फॉलिकल से दूसरे फॉलिकल, दूसरे फॉलिकल से तीसरे फॉलिकल, इस तरह से बनते हैं। और जो फॉलिकल गैमेट को रिलीज करेगा वो कहलाएगा ग्राफियन फॉलिकल।
वो क्या करता है, वो ग्राफियन फॉलिकल होता है और वो उसको रिलीज करता है, यानी ओवम जिसमें से निकलेगा, जिस फॉलिकल से वो फटेगा और उसमें से ओवम निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, और वो जाके आगे क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटम में चेंज हो जाएगा और फिर वो आगे, और उसके बाद कहानी उसकी खत्म हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिड्यूस इन दिस फेज, और एस्ट्रोजन जो का लेवल होता है वो घट जाता है। द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ब्रेक डाउन एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिन। जो एंडोमेट्रियम, देखिए एंडोमेट्रियम जो होता है उसका यूट्रस में जो होती है वो क्या ब्रेक डाउन हो जाती है, वो टूट जाती है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, यानी वो बाहर आ जाती है बेसिकली। एंड द सेल ऑफ द एंडोमेट्रियम सिक्रीशन ब्लड एंड अनफर्टिलाइज ओवम कंस्टिट्यूट द मेंस्ट्रुअल फ्लो। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वॉल लेयर है तो जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स होंगी इसके अंदर, और आपका क्या आ जाता है, जितना भी एंडोमेट्रियम का सिक्रीशन है, ब्लड है, अनफर्टिलाइज ओवम है, ये सारी चीज़ें एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो बॉडी से फीमेल की रिमूव होती हैं हर मंथ। ठीक, सेकेंड फेज है आपका फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज कौन सा फेज है, जो ओवरी के अंदर चलता है। ओवरी के अंदर क्या होगा, एक तरह का, देखिए ओवरी के अंदर एक तरह का फॉलिकल फेज चलता है। जैसे मान लीजिए ये एक फॉलिकल हो गया, इसके अंदर ये ओवम है, फिर नेक्स्ट प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल हो गया, ये हमारा सेकंड वाला सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, ये आगे चल के थर्ड वाला टर्शरी फॉलिकल हो गया, इसमें भी ओवम है, और ये फोर्थ जो है थर्ड टर्शरी के बाद ये वाला हो गया फाइनली ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इसमें भी ओवम है, और इस ग्राफियन फॉलिकल से क्या हुआ, ये ओवम, ये ग्राफियन फॉलिकल फट गया और इसमें से ये ओवम रिलीज हो गया। ठीक है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये आगे चल के कॉर्पस ल्यूटम में चेंज हो जाएगा। तो एक तो ये फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है ओवरी के अंदर, कहाँ चल रहा है, ओवरी के अंदर। दिस फेज यूजली इंक्लूड साइकिल डेज 6 to 13 डेज और 14 डेज, और ये जो ओवम निकला है ना, ये 14 डेज पे निकलेगा। अब आपको कन्फ्यूजन होगा, हम कैसे पता लगाएंगे कि 14 डेज कब पड़ रहा है। तो जो फीमेल्स हैं उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लड आता है, जब वो बंद हो जाता है, बेसिकली वो जब रुक जाता है, तो न्यू फेज ऑफ साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, 3 to 5 डेज जो भी आपका टाइम है, उसके बाद न्यू फेज साइकिल स्टार्ट होगी। आपको उस दिन से गिनना है 14th डे तक। ठीक है, उस दिन से जो 14th डे पड़ेगा आपकी काउंटिंग में, वो ही दिन आपकी बॉडी में क्या होगा, ओवल्यूशन होगा, और ओवम उस दिन रिलीज होगा ग्राफियन फॉलिकल्स। जिन कपल्स को फैमिली प्लानिंग करनी होती है, वो उस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं, ताकि क्या हो सके कि जो चांसेस हैं स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और जो कपल्स फैमिली प्लानिंग इस टाइम नहीं करना चाहते, वो इन टाइम पीरियड को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें इस टाइम पीरियड में क्या होगा, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम सबसे हाई रिप पे होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ एक कहानी नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफ़ी चीज़ें चलती हैं एक साथ। ओवरी में एक अलग काम चल रहा होता है, यूट्रस में एक अलग काम चल रहा होता है, हार्मोन अलग चल रहा होता है, तो 3-4 जगह फैला है सारा काम, तो उसको समझना पड़ता है। फॉलिकुलर फेज कहाँ मिलेंगे आपको, ओवरी के अंदर। देखिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसको काम कौन चलाता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन चलाता है, सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब है, हाँ, एंड एक एंटीरियर लोब होता है और दूसरा पोस्टीरियर लोब होता है, मैंने पता नहीं कुछ और बता दिया था, सॉरी। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल को, किसको, ओवेरियन फॉलिकल को, जो कि सिक्रीट क्या करता है, एस्ट्रोजन को। ठीक है, याद रखिएगा, ओवेरियन फॉलिकल को कौन सिक्रीट कर रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पाया जा रहा है, पिट्यूटरी के हार्मोन है, मेल फीमेल दोनों में होते हैं, ल्यूटिजाइंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर लोब पे पिट्यूटरी के काम कर रहे हैं और ओवेरियन फॉलिकल के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल सिक्रीट होता है। ठीक है, चलिए, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, द यूट्राइन वॉल, एंड एंडोमेट्रियम बिकम्स थिकर। एस्ट्रोजन किसके ऊपर काम करता है, एंडोमेट्रियम पे काम करता है, यूट्रस की वॉल पे, और जो एंडोमेट्रियम होती है वो थिकर होने लगती है। जाहिर सी बात है ना, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो ब्लड वाला पार्ट स्टार्ट हुआ तो तब तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई थी ना, अब स्टार्टिंग से चल रही, जब वो पार्ट खत्म हो गया तो अब नई एंडोमेट्रियम जनरेट करेगी ना, तो एंडोमेट्रियम कहाँ जाती है, थिकर होती चली जाती है, एंड बाय रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन, उसमें कई सारे सेल मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, एंड दिस अकम्पनाइड बाय एन इंक्रीज इन यूट्राइन ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स, और उसमें ब्लड वेसल्स बन रही होती हैं।
फिर आते हैं ओवल्यूटरी फेज में। देखो फॉलिकुलर फेज जो है वो आपका ओवरी में मिलेगा आपको। अब आते हैं ओवुलेटरी फेज। बोथ LH एंड FH, जब FH और LH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिसाइंग हार्मोन दोनों अपने पीक लेवल पे होते हैं 14th डे पे। एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस, और एस्ट्रोजन का भी लेवल उस टाइम हाई होता है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH इंड्यूसेस, और LH इंड्यूस करता है, रैपिड सिक्रीशन करता है, और ग्राफियन फॉलिक्यूल जो है वो रिलीज कर देता है ओवम को, जो मैंने आपको बताया था ना, प्राइमरी फॉलिक्यूल, सेकेंडरी फॉलिक्यूल, टर्शरी फॉलिक्यूल, उसके बाद कौन सा फॉलिक्यूल, ग्राफियन फॉलिक्यूल। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिक्यूल बेसिकली क्या करता है, रैपिड सिक्रीशन करता है LH को। LH की वजह से ग्राफियन फॉलिक्यूल क्या करता है, 14th डे पे ओवम को रिलीज करता है। इनफैक्ट LH कॉजेज ओवल्यूशन, और LH अगर कम हुआ ना तो ओवल्यूशन नहीं होगा। LH इस टाइम पीक लेवल पर होता है। चलिए अब आते हैं ल्यूटियल फेज पे। ल्यूटियल फेज क्या होता है, इंक्लूड साइकिल, इसमें 15 to 28 डेज चलता है। ये डेज याद रखिएगा, ये सारे फेजेस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 नंबर क्वेश्चन में आता है, कम से कम 5 मार्क्स में आता है, तो कम से कम आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। खुद से नोट्स बनाया करिए, जो बच्चे खुद से नोट्स बनाएंगे ना वो लाइफ में हमेशा आगे जाएंगे। याद रखिए, हमारे नोट्स हमें बेटर समझ में आते हैं एज कंपेयर किसी और के पढ़ने से। तो आप इसको देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे यही समझ में आया, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसी से पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं खुद से बना सकती हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इट इंक्लूड साइकिल डेज 15-28 डेज, और कॉर्पस ल्यूटम इसमें सिक्रीट होता है, प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करता है। ग्राफियन फॉलिकल किस में चेंज होता है, कॉर्पस ल्यूटम। एंडोमेट्रियम थिकन्स हो जाती है, थिक हो जाती है। यूट्राइन ग्लैंड कैसा होता है, यूट्राइन ग्लैंड्स बिकम सिक्रेटरी। यूट्राइन ग्लैंड कैसे हो जाते हैं, सिक्रेटरी हो जाते हैं वो, यानी यूट्राइन के जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंप्लीट होती है। मैं अब आपको इसी का पार्ट 2 के अंदर पूरे डायग्राम के साथ समझाऊंगी। अभी सिर्फ मैंने पढ़ाने वाला पार्ट समझाया आपको, और आपको करना क्या है, ये जितने भी फेजेज आए, ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज, जितने भी फेजेज हैं, ओवेरियन फेज, ये सारे फेजेज आपको लिख लेने हैं। ठीक है, ये फेजेज आप सारे, आगे के स्टार्टिंग के 10 पॉइंट मत लिखिएगा, जहाँ से मैंने आपको फेजेस पढ़ाए ना वो सारे फेजेस आपको लिखने। कहाँ हैं सारे फेजेस, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से आप स्टार्ट करिएगा लिखना, चारों फेजेस को लिख लीजिएगा। उसके बाद जो डायग्राम है NCERT में दिया है वही डायग्राम आपको तैयार करके रखना है, और ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बार बार मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है। मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा डायग्राम के साथ मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और नहीं आते तो मुझे बताइए क्या नहीं आया, मैं उसे दोबारा पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।